नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हालांकि लेक्चर फर्स्ट हमारा कल हो चुका है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने कुछ 5 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज ठीक उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पिछले जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कल आखिरकार हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते तो हमने क्या पढ़ा, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। ऑप्शन प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, या फिर जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। क्या है इसका राइट आंसर, जानने का प्रयास करते हैं। कामकाज का मतलब क्या होता है कि जो संसद के अंदर, अब पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि पार्लियामेंट के सर 2 हाउस होते हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो आपके दोनों हाउसेज है, इनकी कार्रवाई कैसे चलती है। दैनिक कामकाज होता है ना, दिल्ली जब भी आपका सेशन चलता है पार्लियामेंट का, तो ड्यूरिंग सेशन जो कार्रवाई चलती है, जैसे किसी स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो स्कूल के अंदर भी यही होता है कि जब आपकी क्लासें होती हैं तो सुबह 9 से क्लास स्टार्ट हुई, फिर दोपहर 1 बजे तक चलती है, फिर लंच होता है, उसके बाद में दोबारा से फिर क्लासें लगती है। तो ठीक वैसे ही आपका जब पार्लियामेंट में सेशन चलता है, ठीक है, तो उस दौरान पे क्या होता है, उस दौरान आपका जो कार्रवाई चलती है उसकी बात कर रहे हैं। तो संसद की बात करें, इसकी कार्रवाई सुबह 11 बजे से स्टार्ट होती है, 11 AM से स्टार्ट होती है और शाम को फर्दर 6 PM तक चलती है। तो क्या क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं 11 बजे। 11 से लेके 12 बजे के बीच में 1 घंटा होता है और इस घंटे को आप बोलते हैं प्रश्नकाल, यानी कि क्वेश्चन आवर बोलते हैं। सबसे पहला घंटा है प्रश्नकाल। अब नाम से स्पष्ट है भाई, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो मंत्री होते हैं आपके, उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और कौन करते हैं, पार्लियामेंट के सदस्य करते हैं, जिनको आप MPs बोलते हैं। अब सभी के सभी तो मंत्री नहीं बनते हैं, मात्र पार्लियामेंट के आपके 15% क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं, जिसके अंदर PM भी इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा जो भी अन्य MPs बच गए, जैसे लोकसभा की बात करते हैं तो 545 वर्तमान में स्ट्रेंथ है, 543 इसकी वर्तमान में स्ट्रेंथ है, जिनको आप MPs बोलते हैं। और वहीं पे राज्यसभा की बात करते हैं तो 245 MPs है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि सारे के सारे मंत्री बन जाएंगे, सभी तो मंत्री नहीं बनते हैं। इस लोकसभा की कुल सीटों का मात्र 15%, 15% क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं, जिनके अंदर PM भी इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा जो बच गए अन्य सदस्य, उनको आप कहेंगे MPs है ना, सदस्य है संसद की। तो इन 15% यानी कि जो 82 आपकी स्ट्रेंथ आती है, 543 का 15% यानी कि 82 आ गया, तो ये मंत्री बनते हैं। इन 82 के अलावा जो भी अन्य मेंबर्स बच गए, वो सभी मेंबर्स इन 82 मंत्रियों से क्वेश्चन करते हैं पहले घंटे के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। बेसिकली बात की जाए तो इसमें 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, 20 क्वेश्चन। तो फिर एक क्वेश्चन के लिए कितनी मिनट हो गई, सर एक क्वेश्चन के लिए तो आपकी 3 मिनट होगी ना, क्योंकि 3 गुणा 20 करें तो क्या आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। तो 60 मिनट होती है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका अगला घंटा है, 11 से 12 बज चुके हैं, 11 से 12 क्वेश्चन आवर हमारा। उसके बाद में बात करते हैं तो 12 से लेके 1 बजे का जो घंटा होता है, 12 से 1 बजे का, उसको आप क्या बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, शून्यकाल बोलते हैं। ये शून्यकाल भारत की देन है। किसकी देन है, भारत की ही देन है। और भारत के अंदर जो मीडिया, हमारी मीडिया जो काम करती है, उन्होंने इस शब्द को दिया था। तो बेसिकली फिर इसमें क्या होता है, प्रश्नकाल में प्रश्न उत्तर इनके पूछे जाते हैं। वैसे ही बात करते हैं तो आपके शून्यकाल में भी क्या होते हैं, प्रश्न और उत्तर होते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, प्रश्न उत्तर काल भी बोलते हैं, प्रश्न उत्तर काल। जैसे आपके प्रश्न काल में मंत्रियों से MPs प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही शून्यकाल में भी क्या होता है आपका कि आपके जो MPs होते हैं वो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो उत्तर प्रश्न काल भी इसको बोलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है फिर दोनों में, डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि प्रश्न काल में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी सूचना पहले से अध्यक्ष को देनी पड़ती है, जबकि शून्यकाल की बात करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती है, और ना इसमें आपका पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न काल में प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं, जबकि शून्य काल में ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, यानी कि प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय होता है। प्रश्नकाल तो 11 से 12 हुआ, उसके बीच का, उसके बाद में शून्य काल आएगा, उसके बाद में लंच होता है, देन आपका 2 से 6 अन्य कार्रवाई चलती है। तो 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल, 1 से 2 लंच होता है, और 2 के बाद में फर्दर अन्य कार्रवाई चलती है। संसद जो भी काम करती है, किसी बिल को पास करना है, किसी प्रस्ताव को लेकर आना है, या फिर जो भी अन्य मामले होते हैं, वो सारे इस 2 से 6 के बीच में होते हैं। तो अगली कार्यसूची 2 से 6 वाली, प्रश्नकाल 11 से 12, इसके बीच का समय आपका शून्यकाल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लो जी, आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाया गया है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों के या फिर सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। इस निरंतर का मतलब होता है लगातार, और अनुपस्थित का मतलब क्या होता है? सर, अब्सेंट की बात की जा रही है। तो यदि कोई संसद का सदस्य है, यदि कोई संसद का आपका सदस्य है, वो कौन होगा सर? वो तो एमपीज होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को हम एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी कि संसद के सदस्य, जिनको आप क्या बोलते हैं हिंदी में? सांसद बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। ठीक है, तो यह अपनी सदस्यता गवा देगा। कब गवा देगा? किस केस में खो देगा? यदि वह सत्रों में, सेशन के अंदर क्या रहे भाई? अनुपस्थित रहे लगातार। कितने दिन आपसे पूछा है? 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 365 दिन तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन हो जाएगा। अब सेशन की बात करते हैं तो संविधान के आर्टिकल नंबर, जब हम 85 को पढ़ते हैं, 85 को पढ़ते हैं, इस आर्टिकल नंबर 85 के अंदर बेसिकली सेशन की बात की जाती है, सत्र की बात की जाती है। तो सत्र की बात तो हमने इस क्लास के स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं, तो अब आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो जो सेशन आपके चलते हैं, तो बेसिकली एक साल के अंदर बेसिकली कम से कम 2 सेशन होते हैं। यानी आपसे पूछे कि मिनिमम सेशन कितने होंगे, तो 2 होते हैं। और यदि आपसे पूछे कि भैया मैक्सिमम सेशन कितने होते हैं, तो नो लिमिट, इसकी कोई भी लिमिट आपकी नहीं होती है। मैक्सिमम सेशन कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अमूमन हम क्या देखते हैं कि एक साल के अंदर 3 सेशन होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 सेशन होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं तो समर सेशन, उसके बाद में एक मॉनसून सेशन होता है, उसके बाद में एक विंटर सेशन होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि कम से कम सेशन 2 होंगे, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपके अमूमन भारत के अंदर 3 सेशन होते हैं। सबसे पहले जब आपका गर्मी स्टार्ट होती है, यानी कि लगभग फरवरी के एंड की बात करते हैं, तो उसमें हल्की फुल्की गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो गर्मी के टाइम में जो आपका सेशन आएगा उसको हम समर सेशन बोलेंगे। और इसी समर सेशन को हम बजट सेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को या फिर पहला कार्य दिवस फरवरी माह का, उसको हमारे देश के जो वित्त मंत्री होती है, भारत की जो वित्त मंत्री होती है या फिर केंद्र सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा बजट पेश किया जाता है 1 साल के लिए। ठीक है, तो इसको बजट सेशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में जैसे ही बारिश का टाइम आता है, तो उस टाइम पे आपका मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है। और देन जब थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है नवंबर दिसंबर के महीने में, तो उसको आप बोलते हैं विंटर सेशन। यानी कि सेशन का मतलब ये हुआ कि इन दिनों क्या होता है, पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं वो अपने अपने हाउस के अंदर बैठते हैं और कार्रवाइयाँ चलती रहती है। कोई भी कानून पास करना है, भैया कानून कोई पास करना है, पार्लियामेंट करेगी, तो सिंपल सी बात है कि उनको सेशन के अंदर तो बैठना पड़ेगा। सभी जब एक जगह बैठेंगे, अपने अपने हाउस में बैठेंगे, तभी तो कोई कार्रवाई चल पाएगी ना, तभी तो कोई बिल पास हो पाएगा। तो उसी को आप सेशन बोलते हैं। ये ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड। जैसे सबसे बड़ा सेशन आपका समर सेशन होता है, ये लगभग 2 से 2.5 महीने का होता है। उसके बाद में सबसे छोटा सेशन कौन सा होता है? विंटर सेशन होता है। ये लगभग आपका 15 से 20 या फिर 20 से 25 दिन का होता है। तो इन दिनों संसद के सदस्य बैठते हैं पार्लियामेंट में, अपने अपने हाउस में बैठते हैं, काम करते हैं, कार्रवाई चलती है, बिल पास करते हैं और देश में कानून बनते हैं। लेकिन कब गवा देगा? 60 दिन तक लगातार। यानी कि सदन के अध्यक्ष को बिना बताए कोई भी सदन का सदस्य यदि अब्सेंट रहता है कंटिन्यूअसली 60 दिन तक, तो उसकी वो अपनी क्या खो देगा? सदस्यता को खो देगा। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर आपका अपवाद क्या है? इंक्लूड क्या नहीं करते हैं कि जब आपका सेशन चलेगा वो तो टाइम इंक्लूड करेंगे, लेकिन सेशन के जो आपका बीच का जो गैप होता है, अब बीच वाला गैप कितना? 6 महीने वाला जो आपका गैप होता है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। या फिर लगातार कंटिन्यूअसली 4 दिन की छुट्टी रही, 4 दिन आपका अब्सेंट रहे, यानी कि 4 दिन आपका सदन स्थगित रहे, कोई भी कार्रवाई ना चले, तो उस टाइम पीरियड को भी आप इंक्लूड नहीं करते हैं इन 60 दिनों के अंदर। यानी कि जब आपके सेशन चलते हैं, लगातार सेशन चल रहा है, और यदि कोई भी सदस्य बिना बताए 60 दिन तक अब्सेंट रहेगा, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो इसी का डीएनए करते हैं कि सर्वसत्ता संपन्न का मतलब क्या होता है। इसको आप संप्रभुता भी कह सकते हैं, प्रभुसत्ता कह सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह सकते हैं, फिर सर्वसत्ता संपन्न कह सकते हैं। बात तो एक ही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, संसद की बात में देखते हैं कि संसद का मतलब क्या है। सर्वसत्ता संपन्न का मतलब ये हुआ कि हमारे देश की सरकारें लगा लो, जो भी काम करती है, देश में जो भी कानून पास होता है, वो कानून पास करने के लिए क्या हमारे देश की सरकारें स्वतंत्र है? क्या हम अपनी मनमर्जी से काम करते हैं? यदि देश में कोई कानून बनता है, तो क्या उन कानूनों को बनाने के लिए हमें किसी से पूछने की आवश्यकता पड़ती है? क्या हम किसी अन्य कंट्री से पूछते हैं या फिर किसी व्यक्ति से पूछते हैं दूसरे देश के कि भैया ये कानून पास करना है हमें, तो क्या हम पास कर लें?
या फिर किस देश के साथ में हमें व्यापार करना है, किस देश के साथ में हमें लड़ाई करनी है, मित्रता वाला व्यवहार करना है। तो सारे के सारे हमारे जो विदेश नीति के मामले होते हैं, तो क्या इन मामलों में हम किसी अन्य देश की राय लेते हैं, किसी से पूछते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर ऐसा तो नहीं होता है, हम किसी से पूछते नहीं हैं। हम अपने देश के अंदर कानूनों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी सरकार हमारी इच्छा के अनुसार में, जैसी जनता को चाहिए, जैसी पॉलिसी जनता को चाहिए, वैसे कानून बनते हैं। तो काम करने के लिए भैया क्या है, स्वतंत्र है। किसी के दबाव में काम नहीं करते, किसी के अधीन काम नहीं करते। उसी पावर को बोलते हैं संप्रभुता या फिर सर्वसत्ता संपन्न। अब पार्लियामेंट क्यों लिखा है भाई? क्योंकि पार्लियामेंट क्या करती है, देश में कानून बनाती है। तो जब जब देश में कानून बनेंगे, तब तब क्या पार्लियामेंट किसी से पूछेगी? सर नहीं पूछेगी। वो तो अपने हिसाब से कानून बनाएगी, देश की जनता के जो हित में होगा उसके अकॉर्डिंग कानून बनेंगे। हम किसी से पूछ के काम थोड़ी ना करेंगे। तो हमारे पास में संसद कैसी है? सर्वसत्ता संपन्न संसद है। ठीक है, ये अवधारणा हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड के संविधान से, या फिर कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से इस अवधारणा को हमने अपना रखा है, या फिर प्रावधान भी आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और क्या अपनाया है? उसके अलावा एकल नागरिकता, इसका नाम भी सुना हुआ आपने कि भारत के अंदर है एकल नागरिकता। भारत का प्रत्येक व्यक्ति या फिर प्रत्येक जो नागरिक है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नागरिक है, किसी भी राज्य का नागरिक नहीं है। जिस भी राज्य के अंदर व्यक्ति रहता है तो उसका बनता है भाई डोमिसाइल, जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जिस राज्य के अंदर हम रहते हैं उस राज्य के हम निवासी हैं। सिर्फ नागरिक हम किसके हैं? भारत के हैं। सिर्फ यूनिटी को देखते हुए, ताकि देश में एकता और अखंडता बनी रहे, इतनी ज़्यादा विभिन्नता होने के बावजूद, क्योंकि देश में भाई बहुत सारी विभिन्नताएं हमारे ना, कल्चर डिफरेंट है, थॉट डिफरेंट है, धर्म डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है। तो यूनिटी बनी रही इस कारण से सिर्फ एक नागरिकता का प्रावधान है। कम से कहाँ से अपनाया? अपने एक नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से अपनाया है। उसके अलावा संसदीय प्रणाली की बात करते हैं। देश में नाम मात्र का हेड हमारा राष्ट्रपति होता है, जबकि रियल में जो हेड है वो आपका पीएम होता है या फिर मंत्रिपरिषद होती है। तो संसदीय जो प्रणाली है ये भी कहाँ से अपना रखी है हमने? ये भी हमने अपनाई है इंग्लैंड से ही। उसके अलावा आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या है? बेसिकली विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी के सभी समान है। ये कंसेप्ट भी हमने कहाँ से अपना रखा है? इंग्लैंड के संविधान से अपना रखा है। उसके अलावा फ्रांस से बात करते हैं, तो फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जो गणतंत्र दिवस है इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं सर गणतंत्र दिवस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन पता है नहीं मतलब क्या होता है इसका। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर 26 जनवरी को इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इस कारण से मनाते हैं, लेकिन इसका ही राइट आंसर नहीं होता है। गणतांत्रिक देश, हमारा देश गणतांत्रिक देश है, उस देश को कहते हैं जिस देश का हेड यदि हो निर्वाचित यानी कि चुना हुआ। अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो भाई भारत का हेड कौन है? सर देश का राष्ट्रपति होता है। तो क्या देश का राष्ट्रपति चुना हुआ नहीं होता है, या फिर वंशानुगत शासन है भारत में? सर ऐसा तो नहीं होता है। भारत के अंदर ना जो हेड है राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है। इसी साल 18 जुलाई 2022 को चुनाव हुआ है। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है ना। चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है हालांकि। ठीक है, तो उस देश को बोलते हैं गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश। तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। उसके अलावा समानता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, बंधुताओं की बात करते हैं, भाईचारा, या फिर हम बात करते हैं किसकी भाई? स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से अपना रखा है? क्योंकि जब आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे ये मेन मुद्दे थे आपके, समानता का, भाईचारे का, स्वतंत्रता का। तो ये कंसेप्ट हमने फ्रांस के संविधान से अपना रखा है। काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा भारत की बात करते हैं, तो थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा भाई? शून्यकाल पढ़ा। ये शून्यकाल किसकी देन है? ये शून्यकाल आपकी देन होती है किसकी? भारत की देन है। कब से स्टार्ट होता है? ये परंपरा आधारित है, और ये परंपरा स्टार्ट होती है आपकी 1962 से स्टार्ट होती है। जापान की बात करते हैं, तो जापान से लिया हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी देश में काम होगा वो विधि के अकॉर्डिंग होगा। जो विधि बनी हुई है, जो कानून आपके बने हुए हैं, सारा काम उसके अकॉर्डिंग हुआ। कोई भी विधि के अधीन काम करता है या फिर उनकी विधि के अपोजिट काम करता है, तो उसके लिए फिर आपका अलग से प्रावधान कर रखे हैं, सजा के प्रावधान कर रखे हैं। ठीक है, सबको मानना पड़ेगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल ही ना। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, ये आपसे पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं कि संसद के दोनों हाउसेस नेम क्या क्या है। सर नेम तो इनके लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा है। वैसे ही तो दो सदन होते हैं ना, ये दोनों के दोनों क्या है? सर दो सदन है। सदन का मतलब हाउस कह सकते हैं हम, कमरे कह सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भैया अंग कितने होते हैं, तो अंग हो जाएंगे आपके 3।
3 अंग हो जाएंगे। 3 अंग कौन कौन से हो जाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सर 3 अंग क्यों कहते हैं हम? क्योंकि संसद का मेनली काम क्या होता है? कानूनों को बनाना होता है। कानून बनते हैं तो कानून कब बनते हैं आपके? जब बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाए, लेकिन उसके बाद में भाई इस राष्ट्रपति के साइन भी तो चाहिए होते हैं ना। ये साइन करेंगे तभी देश में कोई कानून बनता है। साइन क्यों करेंगे? क्योंकि संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को देश का हेड माना है। अब कोई भी काम लगा लो, देश में कोई भी काम होता है तो क्या देश के हेड को नहीं पता होना चाहिए? कहो जी बिल्कुल सर पता होना चाहिए। हमारे घर में भी कोई काम होता है तो भाई हेड को पता होता है ना कि भाई ये काम करने वाले हैं, चाहे उसकी इजाज़त लेनी हो हमें या फिर बताना पड़ता है ना कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही देश में कोई भी काम होगा, देश में कोई कानून पास होगा तो हेड की इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त मतलब क्या हुआ कि हेड का साइन तो चाहिएगा ना। तो यहाँ से बिल पास होता है, यहाँ से बिल पास होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति साहब साइन करते हैं तो आपका कानून बनते हैं। ठीक है, इसलिए 3 अंग बोलते हैं और हाउस आपके 2 ही होते हैं। अब जो लोकसभा है इसको बोलते हैं आप लोअर हाउस बोलते हैं। लोअर हाउस बोलते हैं, इनकी निम्न सदन बोलते हैं या फिर अस्थायी सदन बोलते हैं। अस्थायी परमानेंट नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा की बात करनी है इस टॉपिक में तो राज्यसभा बेसिकली ये आपका अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है, जबकि स्थायी सदन होता है। इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि स्थायी कैसे होता है। ठीक है, राज्यसभा सबसे पहले ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक आपको याद करनी है और ट्रिक का नाम क्या है? सरला नाम है ट्रिक का। ठीक है, सरला यानी कि आर्टिकल नंबर 79, रैक आर्टिकल नंबर 80 और ला आर्टिकल नंबर 81। सै से क्या बन गया भाई? सै तो सर संसद बन गया। और रै से क्या बन गया सर? रै से तो राज्यसभा बन गया। ला से क्या बन गया सर? ला से तो लोकसभा बन गया। तो आपको याद हो गया कि गठन की बात कर रहे हैं। हालांकि तीनों का गठन, संसद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, तीनों का गठन 1952 के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? 1952 में होता है। तो सरला याद करना आपको, सै से संसद आर्टिकल नंबर 79 के अंदर संसदीय गठन की बात है। राज्यसभा के गठन की बात आर्टिकल 80 में है। लोकसभा के गठन की बात आर्टिकल नंबर 81 के अंदर है। तीनों के तीनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा राज्यसभा की जो वर्तमान में स्ट्रेंथ है वो कितनी है सर? 245 है। इन 245 को क्या बोलते हैं सर? इनको तो एमपीज बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट संसद के तो मेंबर है ना, राज्यसभा के मेंबर, तो इनको एमपीज बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, या फिर हिंदी में इनको हम सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है सर? चुनाव तो इनका अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो चुनाव कैसा? अप्रत्यक्ष। उसके बाद में कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल कितने समय के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो कार्यकाल है 6 साल, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है कि कितनी अवधि, कितने काल के लिए होता है? 6 साल के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन उसके अलावा आप कई बार ना क्वेश्चन ये पूछते हैं कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको लगता है कि राज्यसभा का सभापति है, अच्छा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल है तो उनका भी 6 साल ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति रहेगा, सभापति ये कौन होते हैं? ये भारत देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं भाई? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अक्सर आप आर्टिकल नंबर 64 के अंदर जब आर्टिकल नंबर 64 पढ़ते हैं उसके अंदर बेसिकली क्या पढ़ा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब इस पदेन का मतलब क्या होता है? जो पद मिल जाए भाई ऑटोमेटिक, क्योंकि चुनाव किसका होता है? अच्छा, चुनाव तो उपराष्ट्रपति पद का होता है। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन जाता है, चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हुआ, लेकिन ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया? राज्यसभा का सभापति बन गया। तो उसको बोलते हैं पदेन पद, जो पद ऑटोमेटिक मिल जाए। जैसे आप सुनते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भाई चुनाव होता है एमपी का, उसके बाद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा। तो जो पद ऑटोमेटिक मिले उसको पदेन पद बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो उपराष्ट्रपति है ये जो होते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो भाई जब सदस्य ही नहीं होते हैं तो फिर इनका कार्यकाल 6 साल कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है या फिर निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 साल के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इतनी बातें मोटा मोटी आपको यहां से पढ़ लेनी है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो जी, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र यानी कि अपना रिजाइन देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? ये आपसे पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को। तो लोकसभा की बात तो खैर हम कर ही रहे थे ना, लोकसभा तो हम पढ़ रहे थे, जिसका जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में है? सर लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, तो इसका गठन तो होता है 1952 के अंदर, और इसके गठन और संरचना की बात आर्टिकल नंबर संविधान के 81 के अंदर है। और क्या बोलते हैं भाई इसको? और बोलते हैं सर इसको लोकसभा को हम एक तो
नियमन सदन बोलते हैं, उसके अलावा जनता का सदन बोलते हैं, जनता का सदन बोलते हैं, उसके अलावा अस्थायी सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन भी बोलते हैं। अब इसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जनता का सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसके अंदर होते हैं सारे के सारे, क्योंकि लोकसभा की वोटिंग होती है जिसके अंदर आम जनता पार्टिसिपेट करती है। 18 प्लस जिनकी उम्र है, जिनका लीगल तरीके से वोटर ID कार्ड बना हुआ है, वो सभी मेंबर्स क्या करते हैं? लोकसभा के लिए वोटिंग करते हैं। लोकसभा की वोटिंग होती है जब आपका प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना, तो जनता का सदन होता है। उसके अलावा अस्थायी क्यों बोला? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद में इसके जो मेंबर्स होते हैं, लाइक जैसे वर्तमान में बात करते हैं तो 543 मेंबर्स हैं, ये 543 क्या है? MPs है। ये जो मेंबर्स हम पढ़ रहे हैं 543, ये सभी के सभी इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं और जनता के द्वारा वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं। तो 5 साल जब पूरा कर लेंगे तो ये सारी सीटें खाली हो जाती है, क्योंकि दोबारा से चुनाव होने भाई। जैसे वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, आगे जब चुनाव होंगे 24 में तो 18वीं लोकसभा आएगी, है ना। तो ये जो लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये इसकी जो सीटें हैं ये सारी की सारी एकदम से खाली हो जाती है। खाली होगी तो क्या हो गया? लोकसभा भंग हो चुकी है, उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी, नई लोकसभा गठन होगा, है ना। तो इस कारण से बोलते हैं कि अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी, परमानेंट नहीं होती है। जैसे राज्यसभा के केस की बात करते हैं तो राज्यसभा को हमने क्या बोला? सर स्थायी सदन है। ये क्या है? स्थायी सदन है। क्यों बोला भाई? क्योंकि राज्यसभा के जो 245 MPs है, इनकी सीटें एक साथ खाली नहीं होती है। क्यों खाली नहीं होते हैं? क्योंकि संविधान के अंदर ऐसा प्रोविजन कर रखा है। क्या कर रखा है जी? कि प्रत्येक 2 साल के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या होगा? राज्यसभा की 1/3 सीटें खाली हो जाएगी। अब 245 का 1/3 कर लो तो लगभग आपका 82 के आसपास आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यसभा की प्रत्येक 2 साल के बाद में 82 सीटें खाली हो जाती है। लेकिन सारी सीटें तो एक साथ खाली नहीं हुई ना, सिर्फ 82 हुई और उतने ही सदस्यों का दोबारा से उसी टाइम चुनाव करवा लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल के बाद में 245 में से 82 सीटें कम होती है, रिटायर होते हैं और उतने ही सदस्य दोबारा से चुन लिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर राज्यसभा के अंदर सारी सीटें कभी एक साथ खाली होती नहीं है भाई, नहीं होती है तो राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। इसके लिए आप क्या बोलते हैं? इसको स्थायी सदन बोलते हैं कि भाई परमानेंट हाउस है ना। तो लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर आपका आर्टिकल नंबर जब आप 93 पढ़ते हैं, संविधान का आर्टिकल नंबर 93 पढ़ते हैं 93 में, तो इसके अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की जाती है। तो अध्यक्ष जो भी रहेगा, 2 पद बना दिए जिसको आप स्पीकर बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। तो स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को देगा, जबकि डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र स्पीकर को सौंपेगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या पूछा? अध्यक्ष की बात की जा रही है तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं जैसे भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति को। यहाँ भी वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। वैसे ही लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो आपका त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को सौंपते हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर स्पीकर को सौंपते हैं। तो यहाँ पे भी उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। और क्या काम होते हैं? स्पीकर बेसिकली आपका क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। जो भी आपके जब 543 मेंबर्स है वो सामने बैठे होते हैं, एक उनमें से चुना जाता है आपका स्पीकर। स्पीकर बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। वही निर्णय करता है कि एक्चुअल में सदन की कार्रवाई कैसे चलनी है, किसके पास में कितना अधिकार है बोलने का, कैसे कैसे आज की कार्रवाई चलेगी। यदि आपका सदन को स्थगित करना हो, ठीक है, गणप्रति पूरी ना हो तो स्थगित करना है, उस केस के अंदर भी आपका किसका पावर होती है? आपकी स्पीकर की पावर होती है। उसके अलावा कौन सा विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल है या फिर नहीं है, ये पावर भी किसकी होती है? आपकी ये निर्णय करने की पावर लोकसभा के स्पीकर की होती है। उसके अलावा यदि कोई 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग दल बदल का मामला आता है, एंटी डिफेक्शन का मामला आता है, तो उसके ऊपर भी फैसला करने की पावर आपकी स्पीकर की होती है। एक आप सुनते हैं कि वैसे तो स्पीकर वोटिंग नहीं करते हैं लेकिन कास्टिंग वोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? कास्टिंग वोट का मतलब हुआ कि निर्णायक मत करता है। ऐसा मत, ऐसी वोटिंग, ऐसा वोट जिसके माध्यम से कोई निर्णय निकल कर आए वो करता है। तो कैसे करता है भाई? ऐसे करता है कि मान के चलते कि सदन के अंदर उस दिन 101 मेंबर प्रेजेंट थे। वैसे तो 543 सीटें हैं लेकिन मान के चलते हैं कि 101 मेंबर प्रेजेंट थे और किसी बिल के ऊपर वोटिंग हुई। और वोटिंग में क्या होता है बेसिकली? इनमें से एक तो स्पीकर है, पीछे क्या बच गए सर? पीछे 100 बच गए। तो 50 ने वोटिंग एक तरफ की, 50 ने वोटिंग एक तरफ की, तो क्या होगा सर? ये तो पलड़ा आपका तराजू तुल गया है, बिल्कुल ना, लेवल में आ चुका है। अब ये निर्णायक मत तो नहीं हुआ, अब तो बराबर हो चुका है, इनके 50 पक्ष में है, 50 विपक्ष में है। अब क्या करना चाहिए? अब जो हमारे 101 में इनकी अलग से जो मेंबर बचते हैं उनको आप स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर अपना क्या करेगा भाई? एक मत डालेगा, अपना वोट डालेगा निर्णय करने के लिए। निर्णय करने के लिए अगर इस साइड डाल दिया तो इसकी वोटिंग क्या होगी? 51 होगी। 51 होते ही आपका ये पक्ष आपका जीत जाएगा, ठीक है। तो निर्णायक मत डालते हैं।
उसके अलावा जब भी संविधान के आर्टिकल नंबर 108, ये तो हम पढ़ते हैं, संविधान का 108 क्या बोलता है सर, संयुक्त बैठक की बात करता है। तो जब भी होती है संयुक्त बैठक, इसका मतलब क्या हुआ कि सर वैसे तो कोई बिल पास करना है तो लोकसभा अपने सदन के अंदर बिल को पास करती है, राज्यसभा अपने हाउस के अंदर बिल को पास करती है, लेकिन यदि कोई हाउस बिल को पास करने से मना कर दे कि भाई मैं तो पास नहीं करूंगा, तो फिर राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इकट्ठा बिठा ले, है ना। जैसे दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हो तो झगड़ा करते बोलते हैं कि भाई तू भी इधर आ जा, तू भी इधर आ जा, फिर आपस में बिठा के उनका झगड़े को सुलझाते हैं। तो वैसे ही किसी बिल के मामले में यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा को अपने पास बुलाते हैं, राज्यसभा को अपने पास बुलाते हैं, दोनों पास बैठते हैं, फिर बोलते हैं बताओ भाई अब दिक्कत क्या है, तो फिर उसको बोलते हैं पास संयुक्त बैठक, संयुक्त मतलब कि जॉइंट सेशन, साथ साथ बैठे हैं। उसके बाद में बेसिकली क्या हुआ कि उसकी हेड की अध्यक्षता कौन करेगा। वैसे तो लोकसभा के अंदर लोकसभा के स्पीकर अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के सभापति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन जब दोनों को साथ बिठाएंगे तो अध्यक्षता कौन करेंगे, उसका आंसर होता है आपका लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। यदि ये ना हो तो आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, ये भी ना हो तो आपके राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। यार इतनी जानकारी सफिशिएंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष। सबसे पहले इसी का डीएनए करते हैं। लोक लेखा समिति क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब बेसिकली जिन मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे लोकसभा के मेंबर हो चाहे आपके राज्यसभा के मेंबर हो, अब वो कोई भी काम करना है तो सारे के सारे तो मिलकर तो काम नहीं कर सकते ना, कि भाई 543 मेंबर है कोई काम सौंप दो सभी के सभी लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली जैसे हम करते भी हैं कि यदि 100 लोग हैं तो हम 10 लोगों की टीम बना दें कि भाई टीम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और प्रत्येक टीम को कुछ काम सौंप देंगे कि भैया ये पर्टिकुलर काम आपको करना है। तो ठीक वैसे ही आपका पार्लियामेंट के अंदर भी होता है, संसद में भी क्या बनती है, समितियां बनती है। और समितियां काम क्या करती है भाई, एक समिति है जिसके अंदर 5-7 मेंबर्स का, 10 मेंबर का, 20 मेंबर का ग्रुप होता है और उसको पर्टिकुलर काम सौंपा जाता है कि भैया ये काम कर लो, आपको ये काम दिया जाता है। तो उसी में से आपको उसको बोलते हैं समितियां। अब समितियां किसकी है सर, समितियां तो संसद की है। संसद का मतलब क्या हुआ कि सर इसके अंदर ना, संसद का मतलब ये हुआ कि लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि संसद बनती है लोकसभा और राज्यसभा 2 सदनों से, तो इनके मेंबर होंगे संसदीय समितियां। सबसे पहले बात करते हैं कि इस संसदीय समितियां का कंसेप्ट हमने कहां से लिया, कि संसद के अंदर भी भाई समितियां बनेगी। ये कंसेप्ट लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से इस कंसेप्ट को हमने उठा रखा है, ठीक है। तो इसी के बीच में आपकी एक स्थायी समिति होती है जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली विपक्षी दल का जो नेता होता है, एक तो सत्ताधारी दल है जो आपका रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी होती है ना। वर्तमान में जैसे बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी क्या है, सरकार बनी हुई है, सरकार चल रही है, तो सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग कर रही है, रूलिंग पार्टी है। लेकिन उसके विपक्ष में जो पार्टी होती है उस पार्टी का भी एक लीडर होता है। वो लीडर क्या करता है, इस कमेटी का अध्यक्षता करता है। इसको जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, लोक लेखा समिति काम क्या करती है, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। लोक लेखा समिति काम क्या करती है कि एक आपकी संस्था काम करती है भारत में जिसको बोलते हैं अपन CAG, कैग नामक संस्था बोलते हैं, ठीक है। इसका जिक्र भी संविधान के भाग नंबर 5 के अंदर, और आर्टिकल्स की बात करते हैं तो भैया अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 148 से लेकर 151 के बीच में इसका जिक्र देखने को मिलता है। अब CAG कैग की फुल फॉर्म क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है। अब इसका बेसिकली काम क्या है, तो देखो अब प्रत्येक वर्ष बजट पास होता है देश का ना, देश की सरकारें काम करती है तो बजट पास होता है कि भैया इस साल में हमारे पास में इतनी इनकम आएगी, इतना हम खर्चा करने वाले हैं। तो जो खर्चा करेंगे उसके लिए पैसे चाहिएंगे सर, बिल्कुल पैसे चाहिएंगे। पैसे कहाँ से आते हैं, तो पैसे तो सर भारत की संचित निधि से आते हैं। हम सिर्फ सेंटर पे फोकस कर रहे हैं ना, राज्य पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो सर भारत की संचित निधि से पैसा आएगा। तो जो पैसा डिपार्टमेंट्स मांगेंगे, चाहे रक्षा मंत्रालय मांगे, खेल मंत्रालय मांगे, कृषि मंत्रालय मांगे, विदेश मंत्रालय मांगे, जो पैसा मांगा जाएगा आपका किससे भाई, सरकार से। यानी कि सरकार जो पैसे की डिमांड करती है, जो पैसा निकलता है बजट के बाद में, तो उस पैसे का प्रयोग सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। तो सर पॉसिबिलिटी है कि उस पैसे को निकालकर सरकार यूज ही ना करे, है ना। जैसे गाँव के अंदर भी ग्रांट आते हैं कि भाई ये बनाना है वो बनाना है, लेकिन एक्चुअल में पैसे पीछे खा जाते हैं, काम होता ही नहीं आगे। तो जो डिपार्टमेंट ने पैसा किया, मान के चलते हैं कि खेल मंत्रालय ने डिमांड की कि सर इस बजट में ना, इस आने वाले साल के अंदर हमें तो 1000 करोड़ रुपए दे दो, हम तो खर्चा करने वाले हैं। तो भाई जांच करनी पड़ेगी ना, एक बंदा पीछे छोड़ना पड़ेगा कि भाई तू देख, इसने जो पैसे की डिमांड की है क्या उस पैसे को वो सही जगह पर यूज कर रहा है या फिर कहीं पर करप्शन तो नहीं हो रहा है। तो उसकी जाँच करना जो होता है वो काम होता है आपका एक संस्था का, इसी को बोलते हैं कैग नामक संस्था, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हालांकि इसमें अध्यक्ष जो होते हैं आपके, इसको हम कैग बोलते हैं कि भाई कैग है, लेकिन इसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य मेंबर होते हैं। तो एक संस्था बन जाती है, ये काम करती है ना कि डिपार्टमेंट कहाँ पैसा यूज कर रहे हैं। तो जो
इसके द्वारा अब 1 साल का काम होता है सारा, तो 1 साल में क्या करेगा, ये अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा। 1 साल की अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र की सरकार ने ये काम किया है, यहाँ पैसा खर्च किया है, और राज्य की सरकार ने ये काम किया, यहाँ पैसा खर्च किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी रिपोर्ट होती है, जो कैग के द्वारा तैयार की गई 1 साल की, उसको सौंपता है राष्ट्रपति को। कहाँ सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। और भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस लोक लेखा समिति के पास में इस रिपोर्ट को भेज देते हैं। इसके अंदर सर कौन होता है? इसके अंदर होते हैं बेसिकली 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं। 22 मेंबर है सर, कहाँ कहाँ से होते हैं? तो मैंने बोला कि संसद की समिति है, तो पार्लियामेंट में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा से कितने बच गए भाई पीछे? 7 बच गए ना। 15 और 7 कितने हो गए? 22 हो गए। तो ये आपका टोटल 22 मेंबर है। 15 कौन हो जाएंगे आपके? 15 लोकसभा से है, जबकि 7 आपके राज्यसभा से है, क्योंकि लोकसभा की आपकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है ना, तो मेंबर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का कार्यकाल होता है। आपसे कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा कि लोक सबसे पुरानी समिति कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति, वो भी लोक लेखा समिति होती है। पुरानी का मतलब क्या है कि सर सबसे पहली होगी है। तो पहली कब बनी भाई? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, जिसको बोलते हैं अपन मोंटेग्यू। अंग्रेज है भाई, ठीक है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम एक्ट बोलते हैं इसको। 1999 1919 का एक्ट है ये। ठीक है। मोंटेग्यू आपके कौन थे? भारतीय सचिव थे। और चेम्सफोर्ड की बात करते हैं, उस टाइम पे भारत के वॉइसरॉय थे। तो इन दोनों की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित किया गया 1919 का। इसके माध्यम से ठीक इसके 2 साल के बाद में क्या हो गया सर? 1921 आया। इस 1921 में क्या बनती है? लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। तो सबसे पुरानी है, क्योंकि बाकी समितियाँ इसी के बाद बनी हैं। ठीक है। सबसे पुरानी समिति है। मेंबर 15 है, सॉरी 22 है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से है। 1 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता क्यों होता है, ये जानना है हमें सर। इसलिए होता है क्योंकि विपक्ष पार्टी हमेशा क्या करती है? सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करती है कि सत्ताधारी पार्टी भाई आप क्या कर रही है? करप्शन कर रही है, यहाँ पे घोटाला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, काम ठीक से नहीं कर रही है, पैसे कितने डिमांड की गई लेकिन काम तो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए जांच तो करनी पड़ेगी ना। अब जांच कौन करेगा? जो विपक्षी दल का नेता होगा, क्योंकि विपक्ष हमेशा जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके खिलाफ बोलता है। वो कुछ भी गलत, कोई भी काम कर ले, वो सही काम करे तो, गलत काम करे तो, उसकी हमेशा आलोचना करता है सत्ताधारी पार्टी की। तो इसलिए आपका लोक लेखा समिति, जिसको जांच करनी होती है कि सरकार ने पैसा कहां खर्च किया, तो उसकी जांच करने के लिए अध्यक्ष कौन है? विपक्ष दल का नेता है, क्योंकि यही सही फैसला करेगा, यही बताएगा कि सरकार ने एक्चुअल में यहाँ पैसा यूज किया है, यहाँ पे पैसा यूज नहीं किया है। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर भाई। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।